स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता जा रहा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस आरोपों को खारिज कर रही है। बिहार में भी इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा और राष्ट्रीय गीत, ये वो प्रतीक हैं जिससे देश की भावनाएं जुड़ी। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस का ये वीडियो जारी कर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस नेताओं का रवैया आपत्तिजनक था। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोपों को खारिज किया गया और कहा गया पूरा वंदे मातरम गाया गया। लेकिन विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है, और यही दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता का दृश्य हमने कल, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है, पर इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया है। राष्ट्रगीत के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। वंदे मातरम के अपमान पर बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा वंदे मातरम तो गाना ही होगा। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। मुसलमानों के वोट बैंक में इतना कांग्रेस गिर जाएगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी गिर जाएंगे कि राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे। साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसे इनको राष्ट्रगीत सुनने में लगता था कि जैसे हमारा उनको मुसलमान का वोट दिखाई पड़ता था। रोड पर उतर गए हैं। यदि सोनिया गांधी अपने अपमान का यदि माफी देशवासियों से नहीं मांगा तो उग्र आंदोलन भी होगा, और निश्चित रूप से यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम गान करना ही होगा। विवाद सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था के जरिए इसके गायन और सम्मान को और आधिकारिक प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। ऐसे में राष्ट्रगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर वंदे मातरम के अनादर का आरोप राजनीतिक तौर पर और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वंदे मातरम पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब दो सवालों के बीच खड़ी है। पहला सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान का और दूसरा उस सम्मान की राजनीतिक व्याख्या का। बीजेपी वीडियो के आधार पर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिरंगा जो किसी पार्टी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। लाल किले की प्राचीर से जो किसी सरकार की नहीं, आजाद भारत की पहचान है। लेकिन 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इसी राष्ट्रीय मंच से एक सियासी सवाल भी खड़ा हुआ। जब देश एकजुट होकर आजादी का जश्न मना रहा था, तब लोकतंत्र के सबसे बड़े विपक्षी चेहरों की गैर मौजूदगी दिखी, जिसको सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है कि देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए।
आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। कल यानी 15 अगस्त जब पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उत्सव और गर्व के आगोश में डूबा था, गूंज रहा था जन गण मन और फिजाओं में लहरा रहा था हमारा तिरंगा। ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार ध्वजारोहण कर देश को संबोधित किया। सभी मंत्री महोदय और बड़े बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जरा सोचिए, जब 140 करोड़ देशवासी अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे, जब लाल किले का हर कोना देश के वीर सपूतों के शौर्य और सम्मान को सलाम कर रहा था, तब लोकतंत्र के दो सबसे बड़े चेहरे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से नदारद थे। सवाल सिर्फ कुर्सियों के खाली रहने का नहीं, सवाल उस परंपरा का है जो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता सिखाती है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर तीखा प्रहार करते हुए साफ कहा है कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के नेता जब भारत का तिरंगा फहराया जाए और जहां 150वीं बार वंदे मातरम की 150 जयंती हो, उसमें शामिल न हो, योजनाबद्ध तरीके से न हो। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हर वक्त टकराव की राजनीति ढूंढती है। सीटों के क्रम निर्धारण को लेकर के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर राहुल जी अगर वहां उपस्थित नहीं होते हो तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर समय अनावश्यक टकराव की मुद्रा में राहुल जी खड़े रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं उनका सम्मान हर राजनेता को करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, विरोध के अपने मंच है, चुनाव की अपनी जंग है, लेकिन लाल किला किसी पार्टी का मंच नहीं। ये 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की सांसों और बलिदानों का प्रतीक है। जब देश का मुखिया तिरंगा फहरा रहा हो, उस समय नेता प्रतिपक्ष का वहां होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे मंत्रियों का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से ये तर्क सामने आता रहा है कि मामला सिर्फ समारोह का नहीं बल्कि सम्मान और प्रोटोकॉल का भी। 2024 में राहुल गांधी की सीट को लेकर विवाद हुआ था। लगातार 2 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष का सीटिंग अरेंजमेंट कितना घटिया रहा। परंपरा के मुताबिक दूसरी पंक्ति उनकी जगह होती है, लेकिन बिल्कुल पीछे बैठने की जगह दी गई। कोई बात नहीं, राष्ट्रध्वज हम अपने घर में फहरा लेंगे। कोई नियम थोड़ी है कि लाल किले जो जाएगा राष्ट्रध्वज फहराने वही देशभक्त होगा। असंख्य आबादी इस देश की अपने दरवाजे पर फहरा लेती है, अपने दफ्तरों में राष्ट्रध्वज फहराती है। हमें राष्ट्रध्वज फहराना है, हम इस देश में कहीं भी फहरा लेंगे। लेकिन इस बहस के बीच एक बड़ा सवाल देश के सामने जरूर है। क्या तिरंगा किसी एक सरकार का है? नहीं। क्या लाल किला किसी एक पार्टी की जागीर है? नहीं। क्या स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का झंडा लाल किला से फहरा रहे थे? वो भी नहीं। ये उस भारत का पर्व है जिसे आजाद कराने के लिए हर विचारधारा, हर समुदाय और हर पीढ़ी के लोगों ने संघर्ष किया। इसलिए प्रधानमंत्री से असहमति हो सकती है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, संसद में हंगामा भी हो सकता है, सड़क पर विरोध भी हो सकता है, लेकिन तिरंगा जब फहराया जाए तो उस क्षण को राजनीतिक विरोध से ऊपर राष्ट्र को रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में छात्रों के बहाने सियासी हलचल तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। विरोधी दल के नेताओं के साथ साथ कुछ छात्र संघ भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।
एक तरफ छात्रों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। तेजस्वी छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विरोध में लोक भवन मार्च करेंगे, तो कुछ छात्र संगठनों ने भी TRE-4 के नोटिफिकेशन में देरी को लेकर आमरण अनशन और विधानसभा मार्च का ऐलान कर दिया है। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है जब छात्रों के मुद्दे पर बिहार में आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब के जो है बताने का काम करेंगे। जब आधा जुलाई बीत गया तो ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 जुलाई के बाद विज्ञापन, 25 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा। जब 25 जुलाई आने वाला रहा तो कहा याचना भेज देंगे। जब जुलाई खत्म हो गया तो ये अयोग्य शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी बोल रहे हैं कि हमने याचना भेज दिया। हमको शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे अब संदेह है। 18 अगस्त पे आमरण अनशन पे गर्दनी बाग बैठने जा रहे हैं और साथ में TRE-4 के साथ हम लोग का मुद्दा है BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए। देश में जेन-ज़ी के आंदोलन के बाद विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि छात्रों के मुद्दे के सहारे सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। छात्रों के मुद्दे के सहारे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, तो सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष छात्रों के बहाने सियासी रोटी सेकना चाहती है। और जब जागरूकता आती है, जब नाक से ऊपर पानी उठने लगता है, तब इस तरह की जागरूकता आती है। तो अब समझिए कि अब अति हो गया। अति होने के बाद छात्र भी जगे हैं, युवा भी जगे हैं और सभी पार्टी के युवा जगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग चूँकि सत्ता में है, सत्ता का सुख ले रहे हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। जब नक्सलवाद का सफाया हो गया, इनके दिमाग में कीड़ा तो काटता है नक्सलिज्म का। बाकी लोग कुछ हैं जो चाहते थे कि ये नक्सलवाद जिंदा रहे। अब वो नक्सलवाद खत्म हो गया, कीड़ा तो है ये है, तो वो कीड़ा कहीं न कहीं कुछ न कुछ लंदफंद करने के लिए सोचते रहते हैं। नहीं, छात्र का मुद्दा उठना चाहिए। छात्र की जो समस्या है उसको संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए और ये छात्रों के सभी लीडर हैं, वो उनको उठाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो अपने चक्कर में ये सब मामला उठाते रहते हैं। बहरहाल बिहार की राजनीति फिलहाल छात्रों के इर्द गिर्द होती दिख रही है। अब ये मुद्दा कितना गर्माता है और विरोधी से लेकर कुछ छात्र संघ इस मुद्दे को कितनी हवा दे पाने में सफल होते हैं और सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मोतिहारी में फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। साइबर कैफे में विदेशी नागरिकों का भारतीय पहचान बनाया जा रहा था। पुलिस ने 2 साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया है। साइबर कैफे में देश विरोधी साजिश के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड का बड़ा खेल, विदेशी को भारतीय पहचान, साइबर कैफे में बड़ी साजिश। बिहार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल चल रहा है। भारत नेपाल सीमा से फर्जी आधार कार्ड बनाने के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान देने का खेल बेनकाब हुआ है। रक्सौल, रामगढ़वा, भेलाही, आदापुर, हरपुर और नकरदई इलाके में इस तरह के नेटवर्क की शिकायत के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। आदापुर और रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि साइबर कैफे के जरिए नेपाल के लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे। आदापुर थाना अंतर्गत जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां साइबर कैफे में फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था। एक नेपाली व्यक्ति था जिसका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था। इसमें गिरफ्तार किया गया साइबर कैफे के संचालक को और इस तरह के कुल जो है 6 मामले अब तक मोतिहारी जिला में दर्ज किए गए हैं अलग अलग थानों में।
विदेशी नागरिकों को भारतीय पहचान देना बेहद ही सनसनीखेज मामला है। साइबर कैफे में फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनाने का ये पहला मामला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन कौन लोग हैं, नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको सिवान से दिखाते हैं, जहां जेल में बंद कैदी की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजन जेल प्रशासन पर लापरवाही और जेल में पिटाई करने का आरोप लगा रहे हैं। जेल प्रशासन पर समय से इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हुए सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा गया। कुछ दिन पहले जमीन विवाद में हुए मारपीट के आरोप में विश्वनाथ चौहान जेल में बंद था। परिजनों का आरोप है कि जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था और जेल में ही उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वे घायल भी हुए थे। आज अचानक तबियत बिगड़ने पर विश्वनाथ को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जमकर हंगामा किया। जानकारी को अभी जानकारी होता है। बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां सदर अस्पताल के एनआरसी वार्ड में एक महिला सफाई कर्मी का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीपीओ शिवम कुमार और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू की गई। शव मिलने की खबर पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला सफाई कर्मी फंदे से लटकी हुई पाई गई है। तत्काल जो यहाँ पर कबरे थाना की टीम आई थी, एफएसएल की टीम भी आई है। महिला को फंदे से उतारा गया है। उसके बाद अभी जो है हम लोग इसमें पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया आगे इसमें हम लोग करवा रहे हैं। अभी रूटीन चेकिंग क्रम में हम संदीप है वहाँ उसको फ़ोन किए ऐसे ही कि एक बार सब देख लियो साफ़ सफाई। आज डीप क्लीनिंग डे रहता है, आज वो देख ही रहा था, तो उसी क्रम में बताया कि ऐसे ऐसे जो है एनआरसी के एक कमरे में सो बंद है और उसमें खुल नहीं रहा है। वहीं सफाई कर्मी इन्फॉर्म किए खुल नहीं रहा है, तो वो लोग वीडियो बना के खोला, देख रहा है कि पंखा से सुमन देवी जो सफाई कर्मी है उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया है। पता नहीं, हम 11 बजे से बैठा है, काम करने वाले आई बोलने की पत्नी मेरा सामान खराब है, कबाड़ी लगा के बंद हो गया। क्या वजह है, कोई जानकारी नहीं? कोई वजह नहीं, लड़ाई झगड़ा है नहीं तो क्या वजह होगी? आप लोग को कौन सूचना दिया कि ऐसे ऐसे हुआ घटना? हमें बैठल हार के जा रहे थे घर, तभी फोन किया कि पत्नी ने कबाड़ी खोला था, खोलते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है, महिला सफाई कर्मी की मौत या आत्महत्या? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अस्पताल में सफाई कर्मी महिला की मौत आखिर कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, परिजनों के आरोप पर जांच कब होगा? तो बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, महिला सफाई कर्मी की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला सफाई कर्मी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। अब इस खबर को लेकर के जांच पड़ताल भी जारी है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से परिवार वालों का कहना है कि कोई विवाद नहीं था, अचानक से आत्महत्या कर लेना, इसके पीछे कोई साजिश परिवार वाले बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो मौत हुई है इसके पीछे की वजह क्या है? ये हत्या है या आत्महत्या है? इस एंगल से भी पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि कोई विवाद की ऐसी बात सामने अभी तक नहीं आई है। अब महिला सफाई कर्मी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की जांच पड़ताल चल रही है। तो आपको बता दें कि महिला सफाई कर्मी ने आत्महत्या की है, शव लटका हुआ मिला है। न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या वजह बताई जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद एसडीपीओ शिवम कुमार सदर अस्पताल पहुंचे थे, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी और कवैया थाना पुलिस भी मौके पे पहुंची थी। तो मृतिका जिस रूम में पंखा से झूलकर आत्महत्या की बात कही जा रही है, उस रूम से सबसे पहले पुलिस ने मृतिका का मोबाइल को जब्त किया। उसके बाद सूचना के बाद परिजन भी वहां पे पहुंचे और परिजनों ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि सफाई कर्मी नीतीश, जो कि मानसिक प्रताड़ित भी करता था मृतिका के साथ, कई बार मृतिका ने अपने परिवार वालों को भी बताया कि इस तरह से नीतीश, जो कि सफाई कर्मी है, इस तरह से कर रहा, और कई वीडियो भी जो कि नीतीश अपने मोबाइल में बना रखा था और लगातार जो है बताया जाता है कि मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा था। हालांकि देखिए घटना के बाद मौके पे पहुंचे एसडीपीओ शिवम कुमार ने त्वरित कार्रवाई की है और नीतीश कुमार को उसके घर कवैया स्थित घर से गिरफ्तार किया है और नीतीश कुमार से पूछताछ की गई है। उसके मोबाइल को जब्त किया गया, तो कई सारे आपत्तिजनक वीडियो भी उसके मोबाइल में पाया गया है और लगातार जो है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जी ठीक है राकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय स्थित बीज व्यवसायी के घर भीषण डकैती मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 5 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये सभी रुपए और आभूषण डकैती के दौरान लूटी गई थी। वहीं डीएसपी ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2026 को रात्रि में जो डकैती हुई थी, पूर्व में टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हुआ था और रिसेंटली 2 अरेस्टिंग इसमें हुआ है, धीरज कुमार और सोनू कुमार का। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां मंझौल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई। युवक का धारदार हथियार से चेहरा कुचलकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के पीछे युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस के मुताबिक युवक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम काम पे आए, उसके बाद एक दा भैया मिले, उसके बाद कहीं गए थे उधर से, मतलब रात से नहीं पता था, दिन में पता चला। रात को हम खोजबीन किए, मम्मी पापा हम थे, खोजबीन किए, मशीन नहीं मिला। दिन में सुबह पता चला है कि उधर मार के फेंका हुआ, आँख काला हुआ है। डेड बॉडी मिली है, अराउंड देख के लग रहा है कि 20 से 25 साल का युवक है और शिनाख्त ऑलमोस्ट 90% हो गई है। तो परिजन आए हैं जो कि पहचान रहे हैं कि घर बार के बारे में, बाकी डिटेल्स हम लोग पता करेंगे। प्रतीत होता है किसी भारी चीज़ से आंख और चेहरे पे फेंक के मारा गया है, मतलब पटक के आप बोल सकते हैं, पूछ लें जिसे आप बोल सकते हैं, वो मारा गया है। सब प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, बाकी चीज़ें हम पोस्टमार्टम के बाद बता पाएंगे। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी उफान पर है। ऐसे में बबुआ घाट पर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घाट पर कई बच्चे गंगा की तेज धारा में स्टंट और मौज मस्ती करते नजर आए। बच्चों की ये लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पिछले महीने ही मोहली पंचायत में गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद भी लोग सबक लेते नजर नहीं आए। बबुआ घाट पर भी बच्चे बिना किसी सुरक्षा के नदी में करतबबाजी करते दिखाई दिए। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों को गहरे पानी से दूर रहने और बच्चों को नदी में नहीं जाने की चेतावनी देते हुए बैनर लगाए। लोग देखिए कितना मनमानी कर रहा है, बांस पे से कूदता है। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसौनी घाट पर बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 3 लड़के डूब गए। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त नदी में नहाने पहुंचे थे और इसी दौरान एक के बाद एक 3 दोस्त गहरे पानी में चले गए। हादसे के बाद 2 दोस्त वहां से निकल गए। सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। लोग देखिए कितना मनमानी कर रहा है, बांस पे से कूदता है। विभागीय ग्रामीण और हम लोग पहुंचे, घटनास्थल पर हैं। लगभग 1 बजे की घटना है। यहाँ वर्तमान में देख रहे हैं प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है, सीओ साहब भी हैं, थाना अध्यक्ष भी हैं स्थानीय, और विधानसभा के विधायक भी यहाँ मौजूद रहे। 2 घंटे बैठ के एसडीआरएफ की टीम आ रही है, जैसा हम लोगों को सूचना है।
और अब खबर भोजपुर से है, जहां अगियाओं में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। लालू यादव के पहुंचते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने हवन पूजन में हिस्सा लिया और भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। करीब 3 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद लालू यादव पटना के लिए रवाना हो गए। आज बाबा की तीसरी पुण्यतिथि है और सारे सारे बिहार से और आपके यूपी से, झारखंड से, दिल्ली से, जहाँ भी हमारे शुभचिंतक हैं, परिवार लोग हैं, सब लोग आए हैं। और माननीय हम लोग के गरीबों के मसीहा लालू जी भी आए, अभी गए हैं और दादाजी पे माला अर्पण किए। केहू बा, बाबूजी बा, माई बा, जन्मौले बा, तोरा के तनी बढ़िया निगाह से आदमी देखेला। मरिए गइलन तब करे का हर साल मनेला, पुण्यतिथि मनावेलन। अरुण यादव हमनी के सब भाई जुटी ला जा हिते नते जते बा क्षेत्र सबसे जिले बिहार कबरल बा। लालू जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से घरेलू रिश्ता बा, वो आइले रहन हैं। तो बाबूजी के पुण्यतिथि बा, से बढ़ के का बा। पटना के रविंद्र भवन में भूमिहार ब्राह्मण महाबैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व डीजीपी अभयानंद सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। अभयानंद ने कहा कि इस तरह की बैठक अच्छी पहल है और हर समाज को अपनी समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान खुद निकालने का प्रयास करना चाहिए। इससे सरकार पर भी बोझ कम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। भीड़ का मतलब हमेशा राजनीति नहीं होता और उन्हें राजनीति करना दूर दूर तक नहीं आता। सभी समाज अपनी शक्ति का एहसास करके उसका उपयोग कर सके समस्याओं के निदान के लिए, वो सरकार के ऊपर उतना लोड कम हो जाता है। इस तरह के आयोजन अच्छी चीज़ें हैं। हर समाज को चाहिए कि अपने लिए ये आयोजन करे और अपनी समस्याओं का निदान स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। आप लोग पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ये भीड़ दिखाने की वजह क्या है? पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर का संबंध नहीं है। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां डीआईजी के निर्देश पर पुलिस ने फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 89 आरोपियों और वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं एक फरार आरोपी के घर की कुर्की की गई, जबकि 6 फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। मोतिहारी पुलिस की इस कार्रवाई से फरार आरोपियों में हड़कंप मचा है। पुलिस ने कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है डीआईजी के निर्देश पर और इसी के तहत 89 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक फरार आरोपी के घर में कुर्की भी की गई है और 6 आरोपियों के घर इश्तेहार भी चिपकाया गया है। कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है और ये साफ संदेश दिया गया है कि आगे भी इसी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का ये अभियान जारी है और 89 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।